नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रुचिका सैनी, आपकी अर्थशास्त्र की अध्यापिका। और आज हम यहाँ पे अर्थशास्त्र विषय के अंदर अध्याय 2 को यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो बच्चा लोगों, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे कमर कसनी है कि हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है और बहुत ही अभ्यास के साथ में और धैर्य के साथ में मुझे सुनना है, तभी तो हम क्या समझेंगे, हम अपने इस नए विषय को समझेंगे। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे नया विषय है आपका, जो है अध्याय 2, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। और यहाँ पे लोगों को संसाधन क्यों कहा गया है, इसी अध्याय के अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किसी भी जो व्यक्ति है उसको पूंजी बनाने के लिए, यानी कि एक व्यक्ति को इतना पूंजी बना दे, ऐसा धन बना दे जिसकी वजह से वो हमारे देश के लिए क्या करे, विकास का कार्य करे। और सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के हित के लिए कैसा हो, लाभकारी हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे मनुष्य की जो कि कौन बनने जा रहा है, जो कि मानव पूंजी बनने जा रहा है। अब बच्चा लोगों, यहाँ पे अगर संसाधन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो मैम, संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक आ जाता है प्राकृतिक संसाधन और एक आ जाता है आपका मानव निर्मित संसाधन। लेकिन यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो कौन है, वो प्राकृतिक संसाधन में आ जाता है, यानी कि प्रकृति की तो देन है हम। तो इसी संसाधन को हमें क्या बनाना है, हमें पूंजी बनानी है। और पूंजी किस प्रकार से बनेगी, तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर मानव पूंजी बनती कैसे है। तो बच्चा लोगों, मानव को पूंजी बनाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण 3 चीजों का क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण 3 चीजों का निवेश होना चाहिए। अगर हम बात करें कौन सी 3 चीजें, तो सबसे पहली चीज आ जाती है यहाँ पे, इसका शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को पूंजी बनने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति में किसका समावेश किया जाना चाहिए, शिक्षा का समावेश किया जाना चाहिए। वहीं हम बात करें, अगर व्यक्ति शिक्षित है लेकिन स्वस्थ नहीं है तो वो यहाँ पे मानव पूंजी नहीं बन सकता, यानी कि वो हमारे देश के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, वो एक अच्छा रोजगार भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी वजह से व्यक्ति का सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि उसका स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ भी होना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ शिक्षा और स्वस्थ होने से ही काम नहीं चलता, बल्कि यहाँ पे एक और ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो कि कौन सी है, जिसे हम कहते हैं कौशल, या फिर बोल सकते हैं प्रशिक्षण, या फिर हुनर। इन तीनों ही चीजों का समावेश, जो कि कौन सा है बच्चा लोगों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इन तीनों ही चीजों का निवेश अगर एक व्यक्ति में हो जाता है तो वो बन जाता है मानव पूंजी। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम देखते हैं, यहाँ पे आपके उदाहरण में क्या दिया गया है, एक डॉक्टर है और एक शिक्षिका है। तो यहाँ पे एक शिक्षक और एक डॉक्टर को मानव पूंजी माना गया है। और क्यों माना गया है, क्योंकि जैसा आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर और शिक्षक जो है वो राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ है, वो शिक्षित है और इसी के साथ में वो किसी ना किसी कौशल को लेकर प्रशिक्षित भी हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर और शिक्षक क्या बन जाते हैं, मानव पूंजी बन जाते हैं। तो चलिए, इतना समझ चुके हैं तो इस पे भी बात कर लेते हैं कि एक है हमारा मानव पूंजी और दूसरा कौन सा आ जाता है बच्चा, हमारा भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी बोले तो भौतिक पूंजी जैसे आपके भवन हो गए, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके भवन है जो कि भौतिक पूंजी है, आपके औजार है, किसी भी प्रकार के आपके जो औजार होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। आपके इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो मशीनें हैं वो भी शामिल हो जाती है। अब तुम सोच के देखो कि भवन है, औजार है, या मशीन है, या फिर कंप्यूटर है, ये सब जो भौतिक पूंजी में आते हैं, क्या ये खुद से ही काम कर पाते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो उनको चलाने के लिए, उन्हें काम पर लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो जरूरत होती है हमारे इसी शिक्षित, कौशलपूर्ण और साथ में स्वस्थ मानव की, यानी कि मानव पूंजी की जरूरत होती है। तभी तो हम कहते हैं कि मानव पूंजी कैसी है, वो भौतिक पूंजी से सर्वश्रेष्ठ है। अब इतना समझ चुके हो तो जल्दी से हम बात करते हैं किसकी, एक ऐसे विकसित देश की जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जापान। अब बच्चा लोगों, जो जापान देश है वो तो दिखने में बड़ा ही छोटा सा है और इतना ही नहीं, इसके पास में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, कितना, जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। लेकिन जापान के पास तो प्राकृतिक संसाधन कैसे थे, कम थे, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते थे। लेकिन यहाँ पे जो मानव थे
यहाँ पे जो मानव थे, उन मानव के अंदर इस देश ने निवेश किया। और किस प्रकार से निवेश किया? तो यहाँ के जो लोग थे, यानी कि जो मानव थे, उनको यहाँ पे शिक्षित किया गया। उन्हें क्या किया गया? उन्हें शिक्षित किया गया। इसी के साथ में इस देश ने अपने लोगों के स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा, यानी कि उन्हें कैसे किया गया? उन्हें स्वस्थ रखा गया। और इतना ही नहीं बच्चों, जो मानव थे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कौशल भी प्रदान किया गया, बोले तो स्किल भी, कोई हुनर भी सिखाया गया, ताकि वो अन्य लोगों से विभिन्न बन सके। तो यहाँ पे जो जापान है, उसने अपने जो मानव है उनमें 3 चीजों का समावेश किया, जो कि है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। और यहाँ पे इसने क्या बना लिए? इसने मानव को एक संसाधन बना लिया, मानव को एक पूंजी बना लिया। और इसके पास जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद इसने क्या किया? इसने अपने मानवों को पूंजी बनाया और इस देश का विकास किया। और आज ये देश क्या कैसा है? ये एक विकसित देश में आ जाता है। तो आप इतना समझ चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की। तो जैसा तुम सभी को पता है कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसके कितने प्रकार है? तो बच्चा लोगों, आर्थिक क्षेत्र के 3 प्रकार है। लेकिन नहीं पता तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आर्थिक होता है। कहने का मतलब है जहां पे आपके धन, आपकी पूंजी, आपके पैसे का आदान प्रदान होता है, या फिर धन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है, गतिविधियां है, वो सभी के सभी किस क्षेत्र में आ जाती है? वो आ जाती है आर्थिक क्षेत्र के अंदर। और हमने इन्हीं आर्थिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? हमने इन्हीं आर्थिक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है। अब यहाँ पे अगर हम 3 भागों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि कार्य की। तो बच्चा लोगों, खेती बाड़ी है, कृषि कार्य है, वहां पे जो भी गतिविधियां होती है, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मछली का पकड़ना हो गया, ये सब गतिविधियां क्यों की जाती है? धन के बदले में की जाती है, यानी कि पैसा प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो ऐसी गतिविधियां जहां पे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में। तो वो कहां आ जाता है बच्चा लोगों? हमारे प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर। तो खेती बाड़ी हमारे आ जाती है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। वहीं अगर हम बात करें ऐसे क्षेत्र की जहां पे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से क्या बनाया जाता है? वहां पे निर्मित माल बनाया जाता है जिसका उपयोग किया जा सके, जैसे कि कपास से सूती वस्त्र बनाना, या फिर गन्ने से चीनी बना देना, या फिर मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बना देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है। और ये निर्माण कार्य किस क्षेत्र में होता है? ये निर्माण कार्य हो जाता है हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर। ये निर्माण कार्य हमारा द्वितीय क्षेत्र में होता है। और यहाँ पे जो निर्माण कार्य होता है वो भी किस लिए होता है? वो भी धन की प्राप्ति के लिए होता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र की। अब बच्चा लोगों, जितनी भी सेवाएं आती है, चाहे बैंक से संबंधित हो, बीमा से संबंधित हो, भंडारण से संबंधित हो, ये सभी प्रकार की सेवाएं जो कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सहायता के रूप में देती है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाती है? तृतीय क्षेत्र के अंदर आपकी सभी सेवाएं आ जाती है। इसी वजह से हम इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं थोड़े से उदाहरण के ऊपर। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल। तो मुझे एक एक करके बताते जाइए कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर चल रहा है और एक यहाँ पे फसल उगाई जा रही है, यानी कि खेत है, कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यहाँ पे फसल का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र किस में आ जाता है? ये क्षेत्र आ जाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और वहीं अगर हम अगले क्षेत्र की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कारखाने हैं, जो कि कारखाने क्या कर रहे हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किए गए कच्चे माल को निर्मित माल में बदल रहे हैं, यानी किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है। तो ये किस क्षेत्र में आ जाता है? ये आ जाता है हमारा द्वितीय क्षेत्र में। वहीं अगर अंतिम क्षेत्र की बात करें, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे हवाई जहाज हो या फिर हमारा जहाज हो, ये क्या कर रहे हैं? सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये किस क्षेत्र में आ जाता है बच्चा लोगों? ये आ जाता है हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो अगर आपको इतना समझ आ चुका है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। तो बच्चा लोगों, गतिविधियां, अब गतिविधियां जो है उसका मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कह देते हैं गतिविधियां। अब काम तो हम बहुत सारे करते हैं, बिल्कुल मैम। काम तो हम ऐसे भी करते हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है, काम हम ऐसे भी करते हैं जिसके अंदर हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम उन गतिविधियों की बात करेंगे जिसके अंदर
हमें धन की प्राप्ति होती है। यानी कि आप जो भी काम करते हैं उस काम से, चाहे वो शारीरिक काम हो चाहे वो मानसिक काम हो, उसकी वजह से आपको किसकी प्राप्ति हो रही है? यहाँ पे धन की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी गतिविधियां जहां पे हम कोई भी कार्य करते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ पैसा मिलता है, हमें धन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम आर्थिक गतिविधियां कह देते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। आर्थिक गतिविधियां वह गतिविधियां हैं जो राष्ट्र की आय में मूल्यवर्धन करती है। अब बच्चा, मूल्यवर्धन का मतलब क्या होता है? मूल्यवर्धन का मतलब होता है मूल्य को बढ़ाना। अब यहाँ पे जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो क्या कर रही है राष्ट्र के लिए? वो राष्ट्र की जो भी आय है, जो भी राष्ट्र की आय है उसको बढ़ा रही है। अब कैसे बढ़ा रही है मैडम? तो सुनिए, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे कृषि कार्य, तो बच्चा लोगों, कोई भी कृषक अगर कृषि कार्य कर रहा है तो वो फसल का उत्पादन कर रहा है और उस फसल को वो ले जाके कहां बेच देता है? बाजार में बेच देता है। और यहाँ पे बाजार के अंदर जब वो उस फसल को बेचता है तो उसको किसकी प्राप्ति होती है? उसे यहाँ पे धन की प्राप्ति होती है। तो हमको ये दिख रहा है कि ये आर्थिक गतिविधि है, लेकिन जो ये धन है वो कहां पे प्रयोग किया जाएगा? वो हमारे राष्ट्र के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी राष्ट्र के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, जो भी चीजें बनाई जा रही है, उनको किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदता है। यानी कि राष्ट्र के द्वारा जो भी, चाहे वस्तु हो या फिर कोई सेवा हो, ये उत्पादित की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है, लेकिन किसान को अपनी आवश्यकता के आधार पे जो भी चीज चाहिए तो वो क्या करता है? वो भी राष्ट्र यानी कि बाजार से इस वस्तु को या फिर इन सेवाओं को खरीदेगा। और यहाँ पे किसका प्रयोग करता है? यहाँ पे भी धन का प्रयोग करता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अगर किसान ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद पाएगा और राष्ट्र का विकास होगा। किंतु यदि वो धन का कम से कम धन प्राप्त करता है तो वो कम से कम खर्चा कर पाएगा और यहाँ पे राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो हमारे राष्ट्र की आय में क्या करती है? मूल्यवर्धन का कार्य करती है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का कार्य करती है। अगर इतना समझ चुके हैं तो आइए फटाफट से हम इस पे बात करते हैं कि बच्चा लोगों, यहाँ पे हमें दिया गया है महिलाओं के लिए चुनौतियां। अब हम देखते हैं कि चाहे कोई सी भी गतिविधि हो, चाहे यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों में हम प्राथमिक क्षेत्र को शामिल कर ले, चाहे द्वितीय क्षेत्र को शामिल कर ले या फिर हम तृतीय क्षेत्र को शामिल कर ले, इन तीनों ही प्रकार के क्षेत्र में महिलाएं भी कार्य करती है और पुरुष भी कार्य करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं को कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर किसी भी ऐसी परिस्थिति के कारण कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए इसी पे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से महिलाओं को ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है या फिर उन्हें ठीक से रोजगार नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं महिलाओं के लिए चुनौतियों की। आइए कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका महिलाओं को सामना करना पड़ता है, इसको समझ लेते हैं। तो बच्चा लोगों, सबसे पहली चुनौती है, अधिकांश महिलाओं की शिक्षा सीमित है और कौशल प्रशिक्षण भी कम है। सबसे पहली समस्या ही ये होती है कि कोई भी, चाहे हम अगर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर किसी भी ऐसा दूरस्थ क्षेत्र हो जहां पे महिलाओं को अधिकतर नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि अगर किसी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वहां पे दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपका लड़का है और एक बच्चा लड़की है, तो भी उनकी प्राथमिकता यही होती है कि वो जो भी शिक्षा देंगे वो किसे देंगे? अधिकतर लड़के को ही दी जाती है। यानी कि उसे प्राथमिकता किसे मिल रही है? लड़के को मिल रही है। तो यहाँ पे लड़की के लिए क्या हो जाता है? किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना कम हो जाता है, सीमित हो जाता है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। और इतना ही नहीं, यदि वो कौशल सीखना चाहती है, किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है, तो वो भी ये नहीं कर पाती है। आइए अब बात करते हैं दूसरी चुनौती की, जिसमें है पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। अब बच्चा लोगों, आपको ये पता है कि अगर किसी महिला में शिक्षा कम है, कौशल भी उसके पास कम है और यहाँ तक कि वो प्रशिक्षित भी नहीं है, तो वो कोई भी रोजगार करेगी तो वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी उसको वेतन बहुत ही कम मिलेगा। और अगर हम तीसरी चुनौती की बात करें तो कई महिलाएं नौकरी की सुरक्षा के बिना काम करती है। कहने का मतलब है कि जो महिलाएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी जिम्मेदारी के स्वरूप या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति के स्वरूप उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और यहाँ पे वो कैसा रोजगार करने के लिए मजबूर हो जाती है? वो अनियमित रोजगार करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं क्या कर रही है? अनियमित रोजगार कर रही है। यानी कभी तो उन्हें रोजगार दिया जाता है और कभी किसी कारणवश वो खुद ही रोजगार को छोड़कर चली जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? उनका वेतन और भी कम हो जाता है। वहीं अगर चौथी चुनौती की बात करें तो अनियमित और कम आय प्राप्त होती है। अब बच्चों, महिला है जिसके पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके पास सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो अधिकतर ये संभव नहीं होता है कि
महिलाएं लगातार किसी भी रोजगार को कर सके। और यहाँ पे क्या है कि अनियमित रोजगार अगर वो महिला करती है तो उसका जो वेतन वृद्धि है वो भी नहीं होता, साथ में जो उसको वेतन प्राप्त होता है वो भी पुरुषों की तुलना में कम हो जाता है। और अगर हम एक और चुनौती की बात करें तो उसमें आता है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। अब बच्चा लोगों, जहां पे महिलाएं काम करती है उस कार्यस्थल के ऊपर कुछ ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि जहां पे महिलाएं काम करती है वहां पे कुछ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जाती। जैसे अगर हम बात करें कि मातृत्व अवकाश की, मातृत्व अवकाश क्या होता है? मातृत्व अवकाश होता है कि हमारी सरकार के द्वारा किसी भी गर्भस्थ महिला को या फिर शिशु के जन्म के पश्चात उसे 6 महीने का अवकाश सवेतन दिया जाता है, यानी कि 6 महीने का अवकाश वो ले सकती है और वो भी वेतन के साथ ले सकती है। लेकिन कई कई जगह रोजगार के अंदर ये सुविधा महिलाओं को उपलब्ध नहीं होती, इसी वजह से उसे रोजगार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं अगर अन्य सुविधा की बात करें तो आ जाता है शिशु देखभाल। अब बच्चों, शिशु यानी कि जो 1 वर्ष या उससे भी कम की आयु का है, तो यहाँ पे ऐसे जो छोटा बच्चा है उसे शिशु कहते हैं। और ऐसे शिशु की देखभाल करने के लिए भी हर महिला को क्या करना पड़ता है? रोजगार छोड़ने की नौबत आ जाती है। वही बात करें सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की, तो हम देखते हैं कि कई कार्यस्थल ऐसा है जहां पे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा भी नहीं दी जाती, यानी कि उनके साथ में किसी भी प्रकार का यदि अनैतिक कार्य किया जाता है तो उसके लिए सुरक्षा भी उनको मुहैया नहीं कराई जाती। तो बच्चा लोगों, ये तो थी उन महिलाओं की बातें जो कि पुरुषों की तुलना में कम शिक्षित है और इसी के साथ में कम प्रशिक्षित है और अनियमित रोजगार करती है, जिसकी वजह से उन्हें कम वेतन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी है जो कि पढ़ लिख कर उच्च कौशल प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके कहाँ जाती है? वो संगठित क्षेत्रों में जाती है। जैसे हम देखें बड़े प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनके अंदर महिलाएं, या फिर सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें महिलाएं अधिकतर जाती है, क्योंकि ये जितनी भी चुनौतियां हैं ऐसी जगह पे कम हो जाती है। आइए अब आगे बात करते हैं हम किस पे? जनसंख्या की गुणवत्ता पे। तो बच्चा लोगों, आप इतना समझ चुके हैं कि यहाँ पे अगर मानव का समूह है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे जनसंख्या कहा जाएगा। और इसी जनसंख्या की गुणवत्ता को, यानी कि इसी जनसंख्या की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि मानव, जो इतने सारे मानव है उन्हें पूंजी बनाने के लिए क्या करना होता है? तो वही हम अपने बात को दोहराएंगे कि बच्चा लोगों, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें वही 3 तत्वों का जरूरत है। और इन 3 तत्वों का निवेश अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्या निर्मित कर देते हैं? हम मानव पूंजी निर्मित कर देते हैं। और इस मानव पूंजी से क्या होता है? हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा, जापान देश ने क्या किया? अपने मानवों के अंदर निवेश किया, उन्हें पूंजी बनाया, जिसकी वजह से उनकी जनसंख्या कैसी हो गई? गुणवत्ता पूर्ण हो गई। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे 3 तत्व है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे शिक्षा, यानी कि मानव के अंदर क्या देनी चाहिए? मानव को शिक्षा देनी चाहिए। और इसी के साथ में मानव कैसा होना चाहिए? मानव स्वस्थ होना चाहिए। और यदि शिक्षित भी है, स्वस्थ भी है, तो इसके पश्चात उसके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपना अच्छे से अच्छा रोजगार और अधिक वेतन प्राप्त कर सके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसके पास कौशल भी होना चाहिए या फिर उसके पास प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम शिक्षा के ऊपर। अब यहाँ पे बच्चा लोगों, जनसंख्या की गुणवत्ता के अंदर सबसे पहला निवेश क्या है? सबसे पहला निवेश है शिक्षा। लेकिन एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि आखिर शिक्षा से जरूरत ही क्या है? आखिर शिक्षा लोगों को दी ही क्यों जाए? तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि अगर लोगों को तुम शिक्षित कर दोगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है, उनकी कार्य क्षमता में क्या हो जाती है? कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक शिक्षित मानव बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य को समझ पाता है और उसे कर पाता है। वही हम बात करें, यदि व्यक्ति ने कार्य को समझ लिया है, उसे कर रहा है, उसका मानसिक स्तर अच्छा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? वो उत्पादकता में वृद्धि करेगा। क्या करेगा? उत्पादकता में क्या करता है बच्चा लोगों? उत्पादकता में वृद्धि करता है। तो क्या आपको इतना समझ आ चुका है? अब हम यहाँ पे सीधी सीधी एक बात और कर लेते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो जाहिर सी बात है कि उसको रोजगार भी कैसा मिलेगा? उसको रोजगार के अवसर भी बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि उसके पास रोजगार के विकल्प भी होंगे, उसके पास रोजगार के विकल्प भी होंगे। और इसी के साथ में जब वो रोजगार को, उसके पास रोजगार के विकल्प है, वो एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा वेतन भी प्राप्त कर सकता है। और यदि वो अच्छा वेतन प्राप्त कर सकता है तो वो अपना जीवन स्तर भी क्या कर सकता है? उच्च
कर सकता है। अपना जीवन जीने का जो स्तर है, जीवन जीने का जो स्तर है, उसे कैसा कर लेगा? जीवन स्तर को उच्च बना देता है। तो आपको समझ आया कि शिक्षा कैसे एक मानव के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं इसके कदमों पे, जो कि सरकार चाहती है कि उसके जो लोग हैं, उसकी जो जनसंख्या है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त हो। इसकी वजह से सरकार ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी वजह से वो मानव के अंदर क्या कर सके? उन्हें शिक्षा दे सके, उन्हें शिक्षित कर सके और एक मानव पूंजी बना सके। तो आइए बच्चा लोगों, इसी की बात करते हैं कि सरकारी कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं। तो देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। तो यहाँ पे सबसे पहले कदम की बात करते हैं कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई, यानी कि कुछ ऐसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहां पे जो सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, उनकी संख्या में तो वृद्धि की गई और ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो प्रशिक्षित शिक्षक है उनको भी रखा गया। अब हम अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो बच्चा लोगों, ये हमारी केंद्र सरकार का अभियान है और ये कहां पे है? ये शिक्षा के क्षेत्र में है, ताकि यहाँ पे हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो सके। और ये जो अभियान है, ये कब चलाया गया था? ये सरकार के द्वारा वर्ष 2001 से 2002 के मध्य चलाया गया था और सरकार चाहती थी इस अभियान के तहत कि जो बच्चे कितनी आयु के, 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकें? निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे उन बच्चों के द्वारा विद्यालय में जाकर प्राप्त की जा सके। तो इनका उद्देश्य क्या था कि ये चाहते थे कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पे जो भी बच्चा जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आता है, वो पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। आइए बढ़ते हैं अगले कदम पे, जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अब बच्चा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम बोले तो जो हमारा सिलेबस होता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो कैसा है? वो सिर्फ एक हमारी किताबों पे आधारित है, लेकिन सरकार चाहती है कि लोगों को, जो बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय जा रहे हैं, उन बच्चों को सिर्फ आप किताबी ज्ञान ही ना दे, बल्कि उन्हें एक अच्छा कौशल, एक हुनर भी दे, ताकि वो आगे अच्छा रोजगार या फिर बोले तो स्व का कुछ भी रोजगार, स्वरोजगार भी कर सके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए, जैसे आपके सिलाई का कार्य हो गया, आपकी बुनाई का कार्य हो गया, टोकरियां बनाना हो गया, इस प्रकार के कार्य भी बच्चों को सिखाए जाने चाहिए। अब बात करें हम अगले कार्यक्रम की, जो है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन। नामांकन बोले तो बच्चा रजिस्ट्रेशन, कहने का मतलब है विद्यालय में कितने बच्चों का प्रवेश हुआ। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा देखा गया कि प्राथमिक शिक्षा में जो भी नामांकन है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में जो भी बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, उनके नामांकन में भी क्या की जानी चाहिए? उनके नामांकन में भी वृद्धि की जानी चाहिए। और ऐसे कई प्रयास किए गए जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं वो विद्यालय में आ सके। और यहाँ पे अगर प्रयास की बात करें तो जैसे आपका मिड डे मील हो गया, ऐसे कुछ दोपहर में जो भोजन दिया जाता है, ऐसे कुछ प्रयास है जो कि सरकार के द्वारा किए गए हैं। और क्यों? ताकि विद्यालय के अंदर प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत नामांकन में वृद्धि हो सके। आइए बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना की। अब अच्छा, मध्याह्न भोजन योजना बोले या फिर हम इसे मिड डे मील बोले, तो यहाँ पे एक ही बात है, चाहे आप मध्याह्न भोजन बोले, चाहे आप दोपहर का भोजन बोले, या फिर आप मिड डे मील बोले। तो ये योजना सीधी सीधी बातें क्यों चलाई गई थी? ये योजना इसलिए चलाई गई थी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आना चाहते हैं, या जो बच्चे के अभिभावक उन्हें विद्यालय नहीं भेजना चाहते हैं, वो किसी ना किसी बहाने, यानी कि दोपहर के भोजन के बहाने ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश करा दे। तो आइए अब बात करते हैं अगले बिंदु पर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि सकल घरेलू उत्पाद आखिर है क्या। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है कि कोई भी देश है, हमारा देश है मान लीजिए, या कोई भी देश है, उसका एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी उसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसी सकल घरेलू उत्पाद के अंदर क्या कहा गया है कि शिक्षा का कितना भाग है, यानी कि हमसे पूछा गया है कि शिक्षा का कितना भाग है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि सरकारी प्रयास के द्वारा हम अगर बताएं तो सरकार चाहती है कि जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है उसमें शिक्षा का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी की जाए, यानी कि सबसे अधिकतर भाग किसको दिया जाए? शिक्षा को दिया जाए। आइए बात करते हैं अन्य कार्यक्रमों की, जिसके अंदर है राज्य विशिष्ट पाठ्यक्रम संशोधन। अब अच्छा, यहाँ पे
सरकार का मानना था कि राज्य से राज्य, अलग अलग राज्यों में पाठ्यक्रम भी विभिन्न होने चाहिए, क्योंकि राज्य की जो भी साक्षरता दर है उस आधार पे वहां पे पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन यानी कि परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें व्यवसायीकरण की, तो जैसे गांधी जी कह के गए हैं कि जो भी विद्यालय के अंदर है वहां पे बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उनके अंदर कौशल भी दिया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ताकि वो बेरोजगार की लाइन में जाकर ना लग जाए। यानी कि अगर उनके पास कौशल है तो वो अपना खुद का कोई भी रोजगार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा किया गया पाठ्यक्रम को, उसको व्यवसायीकरण किया गया। आइए बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। अब बच्चा इतना ही नहीं, व्यवसायिक पाठ्यक्रम को जुड़ने के साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि जो भी विद्यालय के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर किसे शामिल किया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी को, यानी कि तकनीकों को शामिल किया जाए, क्योंकि आज के युग के अंदर हम देखते हैं कि तकनीकों का लगातार विकास हो रहा है। अब इन्हीं तकनीकों को सिखाने के लिए बच्चे के पाठ्यक्रम में ये सूचना प्रौद्योगिकी का प्रवेश किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा इसे सीख सके और तकनीकों को समझ सके। आइए बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की। अब बच्चे ये जो दूरस्थ शिक्षा है ये किसके लिए चलाई गई थी? ये चलाई गई है उन क्षेत्रों के लिए, उन दूर दूर के इलाकों के लिए जहां के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में आने के लिए असमर्थ है, तो उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। इसी वजह से इस प्रकार की शिक्षा सरकार के द्वारा चलाई गई है। वहीं अब बात करें औपचारिक और अनौपचारिक, और इसी के साथ में आईटी शिक्षा संस्थानों का अभिसरण किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं औपचारिक, ऐसी शिक्षा जो कि आप विद्यालय के प्रांगण के अंदर लेते हैं, यानी कि अपनी विद्यालय की चार दीवारी के अंदर आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। वहीं अनौपचारिक शिक्षा बोला जाता है जो कि आप विद्यालय के परिवेश से बाहर जाके प्राप्त करते हैं, यानी आप किसी के अनुभव के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं या आसपास के माहौल के द्वारा ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी शिक्षा को बोला जाता है अनौपचारिक शिक्षा। वहीं सरकार ने कहा चाहे औपचारिक शिक्षा हो चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो या फिर कोई आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित शिक्षा हो, ऐसी जो संस्थानें हैं उनका क्या करना चाहिए, उनका ज्यादा प्रसार किया जाना चाहिए, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी स्थापना की जानी चाहिए। अब बात करें हम अगले बिंदु पर, जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में वृद्धि की जानी चाहिए। अब बच्चा लोगों से विद्यालय में ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने जा रहे हैं, उन उच्च शिक्षण संस्थानों में भी उनकी संख्या में भी क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 से 2019 से 20 तक कितना था, 0.64% से बढ़कर कितना हुआ, 3.1% हो गया। यानी कहने का इतना सा मतलब है, जो हमने आपको जीडीपी की बात की थी, उस जीडीपी के अंदर शिक्षा का जो प्रतिशत था, बच्चों कितना शिक्षा के ऊपर जो सरकार के द्वारा खर्च किया गया था, उस खर्च का जो प्रतिशत था वो कितना था। तो इस ग्राफ के द्वारा हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि अगर हम 1951 से 52 की बात करें तो शिक्षा के ऊपर सरकार के द्वारा जो खर्चा था वो मात्र कितना था, 0.64%। और वहीं पे जैसे हम बात करें 2019 से 20 की, तो हम देखते हैं कि शिक्षा पर सरकार ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, यानी कि व्यय बढ़ा दिया, और सरकार चाहती थी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके। इसी वजह से सरकार ने शिक्षा के जैसी मत के ऊपर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना प्रतिशत है, 3.1% है। तो इसकी वजह से सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि जो शिक्षा है वो दूरस्थ इलाकों में और सभी बच्चों के पास उपलब्ध हो सके। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो कि क्या है, मानव पूंजी का दूसरा तत्व है, जिसके ऊपर हमें निवेश करना है ताकि मानव एक संपूर्ण रूप से पूंजी बन सके। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी कार्य क्षमता का प्रयोग करेगा, और अपनी पूरी कार्य क्षमता का प्रयोग करके क्या कर देगा, अपना कार्य संपन्न कर देगा। और कार्य क्षमता का जब वो पूरी तरीके से प्रयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो भी काम करेगा उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, यानी कि उसकी जो उत्पादकता है उसमें भी क्या हो रही है, उत्पादकता में भी बच्चा लोगों वृद्धि हो रही है। अब जाहिर सी बात है, एक शिक्षित व्यक्ति है, हर चीजों को जानने का प्रयास करता है और उन चीजों को जान लेता है, और उसके लिए वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर होते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, और यदि अच्छी शिक्षा उसने प्राप्त कर ली तो यहाँ पे उसके पास जो रोजगार के अवसर है उनमें भी वृद्धि हो जाएगी। जो रोजगार के अवसर है उनमें भी वृद्धि हो जाती है, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि
हो जाती है। तो समझ में आया आपको बहुत अच्छे से कि कैसे एक व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वापिस से सरकारी प्रयास के। अब यहाँ पे जो हम सरकारी प्रयास की बात करेंगे बच्चों, वो किसको लेकर है? वो स्वास्थ्य को लेकर है। यानी सरकार ने सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखा है और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं जिनके वजह से एक व्यक्ति कैसा बन सके? एक व्यक्ति स्वस्थ बन सके। तो आइए इस पे बात करते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का एक विशाल नेटवर्क तैयार करना। तो बच्चा सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी देखभाल है, जो भी सुविधाएं हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। और ये बड़ा नेटवर्क इसलिए तैयार किया क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो दूर इलाकों तक पहुंच सके। जो ऐसे स्थान है जहां पे लोगों के पास प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी नहीं है, वहां तक भी इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। और वहीं अगर दूसरे प्रयास की बात करें तो सरकार चाहती है कि सभी स्तरों पर, चाहे ग्रामीण स्तर हो, चाहे शहरी स्तर हो या फिर बहुत ही दूर दराज का इलाका हो, ऐसे सभी स्तरों पर चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो या फिर जो अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर होते हैं, उनको नियुक्त किया जाए, उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। और नियुक्त ही नहीं बल्कि उनको क्या दिया जाए? उनको एक अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वो कभी भी कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो वहां पे व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सके। आइए बच्चों अब बात करते हैं हम ऐसे मदों के ऊपर जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो वो मदें कौन कौन सी है? वो है हमारी जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर। आइए इसे एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जन्म दर की, तो जन्म दर है क्या? तो जन्म दर बच्चा लोगों एक विशेष अवधि के अंदर जो प्रति 1000 आपके व्यक्ति है, उनके जन्म लेने वालों के जो शिशु है उनकी संख्या के ऊपर निकाली जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक विशेष अवधि है, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार की एक विशेष अवधि को ले लिया जाता है और वो भी कितने व्यक्तियों पर? वो भी 1000 व्यक्तियों के पीछे। और कौन से? जन्म लेने वाले जो शिशु है उनकी संख्या से है। तो आइए अब बात करें शिशु मृत्यु दर की। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो जैसे हम सभी जानते हैं कि शिशु हम उसे कहते हैं जो कि 1 वर्ष या उससे कम की आयु का होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसे कितने शिशु मर जाते हैं। तो जो भी शिशु मर जाते हैं और जितने भी जीवित रहने वाले शिशु हैं उनके अंदर जो हम दर निकालते हैं वही हमारी शिशु मृत्यु दर कहलाती है। तो देखिए शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है 1 वर्ष से कम आयु के शिशु। यानी शिशु कितने हैं? शिशु 1 वर्ष से कम आयु के माने जाते हैं। उन शिशुओं के प्रति 1000 जो जीवित जन्म हो रहे हैं, मतलब जो 1000 जीवित शिशु हैं, जो जीवित जन्म है, उन पर होने वाली उन शिशुओं की मृत्यु की संख्या से है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब अंत में बात करें मृत्यु दर की, तो यहाँ पे हमको मृत्यु दर की गणना करनी है और वो भी कैसे? वो भी हमको 1 वर्ष के अंदर, और वो भी कितने व्यक्तियों में? 1000 व्यक्तियों के अंदर। यानी कि 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? तो देखिए मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। तो आपको ये समझ आ चुका है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सकारात्मक नतीजों पे। तो बच्चा लोगों हमने देखा जो सरकार है वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे कदम उठा रही है। अब उसने इतने सारे कदम तो उठाए हैं, लेकिन इसके क्या सकारात्मक परिणाम निकले हैं, यानी कि क्या क्या सकारात्मक ऐसे नतीजे निकले हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। जीवन प्रत्याशा बोले तो जीवन जीने की एक औसत आयु क्या होती है? व्यक्ति के जीवन जीने की, जीवन की हम कह सकते हैं जीवन की औसत आयु, यानी कि एक व्यक्ति लगभग इतनी आयु तो प्राप्त कर ही लेगा। इसे हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो हम देखते हैं कि 2016 से में बढ़कर ये 69.4 वर्ष से अधिक हो गई है। यानी कि 2016 में ये कितनी थी? ये थी 69.4 वर्ष। तो कितनी कम यहाँ पे जीवन प्रत्याशा थी। लेकिन जब सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य को लेकर प्रयास किए तो हम देखते हैं कि आज वर्तमान में व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी हो गई है? लगभग 72.48 वर्ष हो गई है। यानी कि औसतन व्यक्ति इतना जीवित रह जाता है। अब अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो हम देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर जो कि 1951 में कितनी थी? 147 थी। यानी कि कितनी अधिक थी? तो वो घटकर कितनी हो जाती है? 2020 में 36 हो जाती है। तो यही सरकारी प्रयास है कि अब कम से कम शिशु
मर रहे हैं। आइए बात करें अशोधित जन्म दर की। तो यहाँ पे अशोधित जन्म दर क्या हो रही है, 20 तक गिर गई है। और वहीं बात करें मृत्यु संख्या की, तो कितने लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पे मृत्यु संख्या भी यानी कि मरने वाले लोगों की भी संख्या कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो यहाँ पे 2018 में घटकर ये कितनी रह गई, मात्र 6.2 रह जाती है। आइए बच्चों बात करते हैं इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कमियों की। अब सरकार हमारे लिए बहुत सारे प्रयास तो करती है, लेकिन कई बार उन प्रयासों में कुछ कमियां भी रह जाती है। तो आइए इस कमियों के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत में कई जगह ऐसी है जहां ये बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। बच्चा, भारत जैसे विशाल देश के अंदर आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सरकार द्वारा स्वास्थ्य को लेकर प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उन क्षेत्रों तक ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, ऐसे गाँव है जहाँ पे आज भी एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, यहाँ तक कि प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं भी वहां पे उपलब्ध नहीं हो रही है। आइए बात करें कि देश में केवल कितने, सिर्फ 542 मेडिकल कॉलेज है और वहीं 313 डेंटल कॉलेज है। और इतना विशाल भारत देश में जहां पे इतनी बहुत सारी विशाल जनसंख्या है, वहां पे अगर मेडिकल कॉलेज की संख्या और डेंटल कॉलेज की संख्या देखें तो ये बहुत ही कम दिखती है। अब बच्चों इसी में हम बात करें कुछ ऐसे राज्यों की जहां पे हम देखते हैं कि आज पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेज और इसी के साथ में डेंटल कॉलेज उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, वहां पे उन राज्यों के अंदर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा उपलब्ध की जा रही है। तो कौन कौन से हैं वो राज्य, तो आइए उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उसके बाद आ जाता है हमारा कर्नाटक और उसके बाद है हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र। और बच्चा लोगों, महाराष्ट्र के बाद क्या आता है, महाराष्ट्र के बाद आ जाता है हमारा तमिलनाडु। यानी कि ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे सरकारी प्रयास के द्वारा बहुत अच्छे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए अब बात करते हैं बेरोजगारी की, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर बेरोजगारी है क्या। क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित है, स्वस्थ है, लेकिन कौशल भी है, लेकिन उसे अगर कार्य नहीं मिल पाता है, वो कार्य करना तो चाहता है, उसकी इच्छा तो है, उसके अंदर कार्य क्षमता तो है, लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल पाता या फिर वो अपनी क्षमता के अनुरूप किसी भी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं कर पाता, तो जो ऐसा व्यक्ति है उसे ही हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। और ऐसी बेरोजगार की जो स्थिति है, उस स्थिति को ही हम क्या कह देते हैं, उस स्थिति को ही हम बेरोजगारी कह देते हैं। तो चलिए एक बार इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बच्चा लोगों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या हो, जिसके पास पूर्ण योग्यता हो, यानी कि कार्य क्षमता हो। व्यक्ति के पास कार्य क्षमता भी हो, क्या हो, व्यक्ति के पास अच्छी कार्य क्षमता भी हो, यानी कि वो कार्य करने के लिए सक्षम हो, उसके पास योग्यता हो, वो शिक्षित हो, वो कुशल हो, उसके पास हुनर हो, वो स्वस्थ भी हो, और इसी के पास साथ में उस व्यक्ति की कार्य करने की क्या हो, व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक भी हो, यानी कि व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक भी होना चाहिए, इच्छुक भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं दोनों ही कंडीशन व्यक्ति के पास है, लेकिन फिर भी बाजार की जो प्रचलित दर है, बाजार की प्रचलित दर बोले तो जो भी उसकी योग्यता है उस आधार पे उसे वेतन मिलना चाहिए था, लेकिन उसको उतना वेतन नहीं मिलता है। तो बाजार की प्रचलित दर पर भी उसे कार्य नहीं मिलता है, उसे क्या नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है, और ऐसी स्थिति को ही बेरोजगारी कह देते हैं। आइए बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकारों की। तो बच्चा लोगों, बेरोजगारी के 3 प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले है आपकी शहरी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो कि शहरों में पाई जाती है, शिक्षित युवक और युवतियों में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि बच्चे जो है वो स्नातकोत्तर कर लेते हैं, स्नातक कर लेते हैं, वो यहाँ पे आपका कई बहुत उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाकर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बेरोजगार है। तो इसी प्रकार की बेरोजगारी जो कि नगरीय क्षेत्र के अंदर या फिर शहरों में पाई जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम शहरी बेरोजगारी कह देते हैं। अब बात करें मौसमी बेरोजगारी की। तो बच्चा लोगों, मौसमी बेरोजगारी हमें कहाँ मिलती है, हमें गांव के अंदर मिलती है, क्योंकि जब भी अगर वर्षा हो रही है, मानसून हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे समय में तो गांव के अंदर मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती,
लेकिन सोच के देखो, अगर 4-5 सालों तक अगर वर्षा ना हो, मानसून अच्छा ना हो, तो फसल का उत्पादन भी नहीं होता। तो जितने भी कृषक हैं या फिर फसल से संबंधित कार्य करते हैं, वो सब कैसे हो जाते हैं? वो सब बेरोजगार हो जाते हैं और इसी बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ विशेष कार्य ऐसे होते हैं खेती के अंदर, जैसे कटाई हो गई, बुवाई हो गई, जब तक व्यक्ति को ये कार्य मिलता रहता है तब तक तो वो बेरोजगार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसे ये कार्य करना नहीं मिलता या फिर ये कार्य संपूर्ण हो जाता है, अब उसके पास कोई कार्य नहीं है, तो उसे वापिस से कौन सी बेरोजगारी हो जाती है? मौसमी बेरोजगारी हो जाती है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बेरोजगारी पर, जो कौन सी है? जो है बच्चा लोगों प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, जो है छिपी बेरोजगारी। और ये छिपी बेरोजगारी क्या है? जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसी बेरोजगारी जो कि छिपी हुई है। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य है जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से मैं कुछ लोगों को हटा भी देती हूं तो यहाँ पे उत्पादन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी बेरोजगारी जहां पे मैंने लोगों को हटा दिया, वो क्या बन गए? वो बेरोजगार बन गए। तो ऐसी बेरोजगारी को ही मैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी कह देती हूं। तो समझने की कोशिश ये कीजिए कि मान के चलिए आपका एक खेत है और इस खेत के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ परिवार के सदस्य भी यहाँ पे काम पे आ जाते हैं और अब यहाँ पे इस खेत में कितने लोग काम कर रहे हैं? 15 लोग काम कर रहे हैं। अब जब 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो भी आपके खेत का जो उत्पादन है वो कैसा था? तो भी आपके खेत का उत्पादन वही था। और अब जब 15 लोग काम कर रहे हैं तो भी आपके खेत का उत्पादन वही है। अब इन अतिरिक्त लोगों में से, यानी कि इन जो अतिरिक्त 5 लोग हैं, इनको अगर मैं खेतों से हटा भी दूं तो मेरे उत्पादन पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो 5 व्यक्ति हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये ही हमारे प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हो जाते हैं। अब आप इतना समझ चुके हैं तो फटाफट से हम बढ़ते हैं उन बेरोजगारी के प्रभाव पे कि यदि व्यक्ति बेरोजगार है तो इसका व्यक्ति के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए बात करें बेरोजगारी के प्रभाव की। इससे जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। तो बच्चा लोगों, जो जनशक्ति संसाधन है, यानी कि जो मानव है, जो इतना शिक्षित हुआ है, स्वस्थ रहा है, उसने कुछ ना कुछ कौशल सीखा है, तो कितना समय और धन उसने व्यर्थ किया है, लेकिन यदि वो बेरोजगारी की स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता या अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानवीय संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, उनकी बर्बादी हो रही है। वहीं बात करें आर्थिक अधिभार में वृद्धि, तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बेरोजगार है वो कैसा होता है? वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या बन जाता है? एक आर्थिक बोझ बन जाता है। वही अगर बात करूं तीसरे कारण की, तो युवाओं में निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है। तो हमें सभी को पता है कि यदि व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी उसको अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता या फिर उसे बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिलता, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अब अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पाता है। वहीं अगर मैं अंतिम प्रभाव की बात करूं तो उसमें आता है व्यक्ति एवं समाज की जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, उसके परिवार और उसके समाज जो है, वो जो भी जीवन की उसकी गुणवत्ता, यानी जो भी वो जीवन जीना चाहता है, एक अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अच्छा आवास प्राप्त करना चाहता है, इतना ही नहीं, उसके पास जो मूलभूत आवश्यकता है, अपनी मूलभूत जो उसकी जरूरत है उन्हें प्राप्त करना चाहता है, वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता यदि वो कैसा होता है? बेरोजगार होता है। तो हम कह देते हैं कि जो उसके जीवन की गुणवत्ता है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आइए अब बात करते हैं ग्रामीण रोजगार परिदृश्य की। तो बच्चा लोगों, ग्रामीण रोजगार परिदृश्य आखिर है क्या? तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हम रोजगार की बात करेंगे और वो भी किसके संबंध में? ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। तो बच्चा लोगों, आप देखो कि भारत के अंदर जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग किस पे निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर है, यानी कि कृषि के ऊपर निर्भर है। तो हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमको सभी व्यक्ति कार्य करते नजर आते हैं, लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो शहरों में भी अगर हम देखते हैं तो काफी सारे व्यक्ति हमको काम करते नजर आते हैं। अपने आसपास देखो, अपने परिवार वालों को देखो, वहां पे आपको सारे व्यक्ति कैसे दिखेंगे? कि उनके पास रोजगार है। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल इससे अलग है, यानी कि बिल्कुल उलट है। हम कह देते हैं कि व्यक्ति रोजगार तो है, लेकिन किसमें? सिर्फ आंकड़ों के रूप में। किसमें बच्चा लोगों? सिर्फ आंकड़ों के रूप में। जब हमारी सरकार के द्वारा इन आंकड़ों का
संग्रहण किया जाता है, यानी कि जब पता किया जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे निकल के आता है कि भारत जैसे देश के अंदर रोजगार कैसा है, बहुत अच्छा है, यानी कि उच्च स्तर का यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर वास्तविकता हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित है उसे अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या फिर मिलता भी है तो कैसा होता है, या तो वो निम्न स्तर का कोई कार्य करता है, या फिर निम्न स्तर का कार्य करते हुए उसे आय भी कैसी होती है, निम्न आय प्राप्त होती है, यानी कि निम्न वेतन प्राप्त होता है। तब ऐसी स्थिति में तो बच्चों क्या लगता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो उसकी योग्यता है, जो उसकी उचित योग्यता है, उसके आधार पे वो ना तो किसी प्रकार का उच्च स्तर का रोजगार कर पा रहा है, ना ही उसे उच्च स्तर का वेतन मिल पा रहा है। तो हमने देखा कि सांख्यिकी रूप से या आंकड़ों के रूप में जो हमारा भारत देश है वो कैसा लगता है कि यहाँ पे रोजगार बहुत ही अच्छा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इसके उलट परिस्थिति कैसी है, इसके उलट परिस्थिति यह है कि जो शिक्षित युवक युवतियां हैं वो निम्न स्तर का कार्य कर रहे हैं और निम्न वेतन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर का, अपने परिवार का क्या करना होता है, पालन पोषण करना होता है। अब आप इतना समझ चुके हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि अधिकतर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र बोले तो जैसे जहां पे कृषि कार्य होते हैं या फिर आपके यहाँ पे पशुपालन जैसे कार्य होते हैं, ऐसे जो भी कार्य आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होते हैं वहां पे लोग रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग कैसा रोजगार करते हैं, वहां पे स्वरोजगार करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्वरोजगार की बात करें तो बच्चा कोई भी व्यक्ति है वो किसी दूसरे के पास जाकर कार्य नहीं करता। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो दूसरे के पास जाके कार्य करे, बल्कि क्या चाहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यक्ति अधिकतर स्वरोजगार करता है। अब हम अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो ये भी उसके स्वयं के खेत है, स्वयं की फसल है और वहां पे वो कार्य करता है, तो ये भी स्वरोजगार में शामिल हो रहा है। और यदि पशुपालन की बात करें तो ये भी क्या है, स्वरोजगार में शामिल होता है। इसके अलावा अगर हम किसी प्रकार का व्यक्ति कोई डेयरी खोलता है, ठीक है, गांव के अंदर डेयरी खोलेगा तो वो भी किस में शामिल हो गया, स्वरोजगार में शामिल हो गया। या फिर कोई छोटी मोटी दुकानदारी वो गांव में करता है तो ये भी गांव में स्वरोजगार के अंदर शामिल हो जाता है। और इतना ही नहीं, यदि व्यक्ति स्वरोजगार भी नहीं कर रहा है तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत व्यक्ति कहां जा रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यानी कि अगर गांव के अंदर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिलता है, तो व्यक्ति कहां जाता है, नहीं मिलता है तो व्यक्ति शहरों में पलायन करते हैं, शहरों की ओर चले जाते हैं और शहरों के अंदर जाकर जो भी छोटा मोटा स्तर का काम है वो ये कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक तीनों क्षेत्रों के ऊपर। तो बच्चा यहाँ पे अगर हम ग्रामीण रोजगार परिदृश्य के अंदर तीनों क्षेत्रों की बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। यानी कि सारी की सारी जनसंख्या जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर वहीं हम द्वितीय क्षेत्र की या फिर बोले तो माध्यमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो बच्चा लोगों, द्वितीय क्षेत्र के अंदर निर्माण संबंधी कार्य होते हैं और हम देखते हैं कि गांव के अंदर भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण के कार्य कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे कार्य जो कि कारखाने से बिल्कुल विपरीत होते हैं। कारखानों में तो क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है और बड़े बड़ी पूंजी का निवेश किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लघु स्तर पे, यानी कि छोटे स्तर के ऊपर हाथ से, यानी कि कोई भी हाथ से कोई भी निर्माण का कार्य किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे टोकरी बनाने की, अचार बनाने की, मुरब्बा बनाने की या फिर कोई सिलाई करने की, तो ऐसे कुछ कार्य गाँव के अंदर किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरे क्षेत्र के ऊपर, जो कि कौन सा आ जाता है, तृतीय क्षेत्रक। तो बच्चा तृतीय क्षेत्रक बोलो या फिर सेवा क्षेत्रक बोलो, तो हम देखते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, तकनीकों का विकास हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा तकनीकें आ रही है और यहाँ पे काफी सारा रोजगार लोगों को यहाँ पे उपलब्ध किया जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, लोग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, तृतीय क्षेत्रक में जा रहे हैं। और जिसकी वजह से जो जनसंख्या है, जो कि पूरी की पूरी निर्भर किस पे थी, कृषि पे निर्भर थी, प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर थी, अब वहां पे जनसंख्या की
निर्भरता भी कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र के अंदर लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। कहाँ पे बच्चों? सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। या फिर हम कह दें कि जो तकनीकी विकास हो रहा है उसे सीखने के लिए लोग जा रहे हैं। तकनीकी विकास हो रहा है उसे सीखने के लिए जा रहे हैं ताकि उनके पास रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो जाए और उन्हें एक अच्छा वेतन प्राप्त भी हो जाए। अब यदि आप ये समझ चुके हैं तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक गांव की कहानी बता देती हूँ। तो बच्चा लोगों, इस एक गांव की कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप यहाँ पे जान सके कि लोगों को किस किस प्रकार के रोजगार करने होते हैं, और इतना ही नहीं कि स्वरोजगार क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, और कैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि कार्य ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो क्या तुम्हें ये जानना है? हाँ मैम, बिल्कुल जानना है। तो चलिए सुनते हैं एक गांव की कहानी को। तो बच्चा लोगों, जैसे कहानी में ही दिख रहा है कि क्या है, एक गांव है। अब इस गांव में क्या है? जाहिर सी बात है, गांव में तो परिवार रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल परिवार रहेंगे। गांव में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं। अब ये परिवार इतनी आय कमा लेते हैं, जो विभिन्न परिवार यहाँ पे रह रहे हैं वो इतनी आय कमा लेते हैं कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और ठीक से ठीक ठाक अपना जीवन यापन भी कर लेते हैं। लेकिन एक बार की बात है, क्या हुआ, इन्हीं परिवारों में से, किस में से, ये जो इतने सारे गांव है, इन गांव के इतने सारे परिवारों में से ही एक परिवार ये सोचता है कि उनका जो लड़का है, कौन, उनका जो एक लड़का है वो पढ़ने के लिए कहाँ चले जाए? शहर में चले जाए। और शहर में इसका दाखिला कहाँ करा दिया जाता है? कृषि महाविद्यालय में। कहाँ करा दिया जाता है? कृषि महाविद्यालय में। और इस कृषि महाविद्यालय के अंदर ये क्या सीखता है? ये हुनर सीखता है, ये कौशल सीखता है और ये कृषि अभियांत्रिकी का कोर्स करता है, और वहां से ये वापस से अपने ही गांव में वापस आ जाता है। तो ये बच्चा पढ़ लिख के कहाँ आ गया बच्चा लोगों? अपने ही गांव के अंदर। अब आप ये देखिए, जब ये बच्चा पढ़ लिख कर चले गया तो क्या ये खेतीबाड़ी कर रहा था? नहीं, ये खेतीबाड़ी नहीं कर रहा था। तो खेतीबाड़ी के अलावा जब ये पढ़ रहा है, कृषि महाविद्यालय से इसने कृषि इंजीनियरिंग की उपाधि योग्यता प्राप्त कर ली है, तो अब इसके पास रोजगार के विकल्प भी बढ़ गए हैं। तो अब ये बच्चा क्या करता है? ये अपने गांव आता है और गांव में जो इनका खेत होता है, यानी इस परिवार का जो खेत होता है, वहां पे फसल उगाई जाती है। किसकी? गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब इसने जो भी योग्यता प्राप्त की है, तो ये कैसा बालक था? ये बहुत ही सृजनात्मक रूप का बालक था, यानी कि बहुत ही अच्छा सोच सकता था, बहुत ही क्रिएटिव बंदा था। तो यहाँ पे ये क्या सोचता है कि इस गेहूं की फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर किसका प्रयोग कर लूं? अपनी तकनीकों का। किसका बच्चा लोगों? अपनी तकनीकों का, जो कि तकनीकें इसने सीखी थी, और इसी के साथ में कुछ ऐसे विज्ञान का प्रयोग कर लूं जिसकी वजह से मेरे परिवार को क्या मिल सके? ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। और ये पैसा कैसे मिलेगा? ताकि इस गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा और बढ़े हुए उत्पादन को बाजार में बेचेगा और बाजार के अंदर से इसे पैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये तकनीकी और विज्ञान यानी कि अपना जो हुनर है वो लगाता है, तो हम देखते हैं कि जो ये गेहूं की पैदावार है ये कैसी हो जाती है? इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा इनके खेतों में गेहूं का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे गेहूं का जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, कुछ तो ये अपने परिवार के लिए रखता है, और बच्चा लोगों जो अतिरिक्त उत्पादन होता है वो ये पास के ही बाजार में जाकर बेच देते हैं। अब जैसे हमने बात की थी कि बाजार में अगर इन्होंने बेच दिया तो वहां से इन्हें क्या मिलता है? वहां से इन्हें धन प्राप्त होता है। और इन्होंने देखा कि गेहूं का लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, हर वर्ष गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है और हर वर्ष इनको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो रही है। तो ये सब देखकर क्या होता है? दूसरे लोग भी आगे आते हैं। तो हमने कहा था गांव के अंदर तो बहुत सारे परिवार हैं, तो यहाँ से ही काफी सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को, अपने जो इनके बच्चे हैं उन्हें विद्यालय भेजना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाने चाहते हैं और इस प्रकार से एक नया कौशल सिखाना चाहते हैं। तो ये जो लोग हैं ये वहां के सरपंच से मिलते हैं और सरपंच से बोलते हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दे। तो सरपंच यहाँ पे सरकार की मदद से, सरकारी सहायता से विद्यालय के अंदर स्कूल खुलवा देता है, जहां पे बच्चा लोगों ये सारे बच्चे क्या करते हैं? पढ़ने जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, इन्हें पढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होगी? इन्हें पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की जरूरत होगी। अब हमारे पास आ गया एक और शिक्षक। अब ये जो शिक्षक है ये जब बच्चों को पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है ये खेती बाड़ी का कार्य तो नहीं करेगा, तो यहाँ पे फिर भी इसको जीवन
जीवन यापन करने के लिए धन मिल रहा है। तो यहाँ पे शिक्षक ऐसा कार्य कर रहा है जो कि अपनी योग्यता के आधार पर कार्य कर रहा है और उससे ये धन की प्राप्ति कर रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से ये जो बालक था इसने कृषि अभियांत्रिकी की योग्यता प्राप्त करके कैसे कृषि से अलग होकर कार्य किया और धन प्राप्त किया। उसी तरीके से शिक्षक अपनी योग्यता के आधार पर धन प्राप्त करता है और ये दोनों ही कृषि पर निर्भर नहीं रहते। अब अगर हम आगे बात करें तो इसी गांव के परिवारों में से एक और परिवार आया। कौन आया? एक और परिवार आया। और ये परिवार क्या करता है? ये अपनी एक लड़की को क्या सिखाता है? एक हुनर सिखाता है, कौशल सिखाता है, और वो भी कैसा? कपड़ों को सिलाई करने का, यानी कि ये अपने बच्चे को दर्जी का काम सिखाते हैं। अब बच्चा लोगों, ये जब अपने बच्चे को दर्जी का काम सिखाते हैं तो ये लड़की गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलती है। तो हम देखते हैं ये भी तो एक मानव संसाधन बन गई है, क्योंकि यहाँ पे कार्य कर रही है दर्जी का, और ये भी किसान यानी कृषक, जो भी कृषि है, खेती बाड़ी है, उससे संबंधित कार्य तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि इसके पास हुनर है, कौशल है, योग्यता है, और ये कार्य कर रही है स्वरोजगार का, और इससे ये धन प्राप्त कर रही है। अब ये क्या करती है? ये सभी लोगों के लिए कपड़े सिलती है। इसकी वजह से जो गांव के लोग हैं वो शहरों के अंदर जाकर कपड़े नहीं खरीदते, और इसकी वजह से इनके समय में बचत हो जाती है, और ये क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी करने लगते हैं। क्या करते हैं? खेती करने लगते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यदि ये खेती करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो इनके जो खेती का उत्पादन है वो भी कैसा हो जाता है? वो भी बढ़ जाता है। और यदि यहाँ पे उत्पादन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो परिवार है ये इस अतिरिक्त उत्पादन को कहाँ बेचेंगे? बाजार जाके बेचेंगे, जिसकी वजह से इनका जो धन है उस धन में भी क्या हो जाती है? उस धन में भी वृद्धि हो जाती है। तो देखा आपने बच्चों यहाँ पे कैसे इन दोनों युवकों ने और एक युवती ने कृषि के ऊपर निर्भरता को कम कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कौशल सीखा, शिक्षा प्राप्त करी, और इसी के साथ इनके अंदर हुनर था, और ये स्वस्थ थे, और ये क्या बन गए? ये मानव संसाधन बन गए, एक मानव पूंजी बन गए, जिसकी वजह से इन्होंने धन की प्राप्ति करी और अपना जीवन स्तर सुधार लिया। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये अध्याय बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सिर्फ सीखते जाइए। तो अभी के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।